नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज बात उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के रण की। उत्तर प्रदेश के 5 चरणों का रण आज खत्म हो चुका है। अब बारी छठे चरण की है, जिस पर जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज 5वें चरण की बात की जाए तो 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 692 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। शाम 5 बजे तक अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 54.25% दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सहित बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी जहां सपा पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा चुके हैं, तो वहीं सियासी समर में अखिलेश यादव भी बीजेपी पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बाबा बुलडोजर कहकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया। सियासी बसात में किसकी होगी शय और किसकी होगी मात, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। पर आज के 5वें रण का क्या है सियासी समीकरण, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर। 5वां चरण किसका होगा रण, बीजेपी के गढ़ में सपा की हुकार, जनता का हाथ किसके साथ, चुनावी शोर किन मुद्दों पर जोर, ये तमाम अहम सवाल। किन मुद्दों पर है जनता का ध्यान। इस समर में, चुनावी समर में कई मुद्दे हैं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है, तो सपा बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है। अखिलेश यादव कई बार मंच से किसानों को लेकर अनदेखी का आरोप बीजेपी पर लगाते रहे। सवाल आपका में फोन नंबर हमने लगातार ओपन किए हुए हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के रण को आप किस तरह से देख रहे हैं, उससे जुड़े हुए सवाल आप हमसे कर सकते हैं। तो सवाल आपका में हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से इंजीनियर शुभम यदुवंशी जी हैं और प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर, और खबरफास्ट पर आकर समय देने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल मेरा सर बीजेपी से ही है। अगर बात की जाए 5वें चरण के रण की, 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर जो आज वोटिंग हुई है, उसमें अगर अनुमानित परसेंटेज की बात की जाए तो 54% अनुमानित परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज जो दर्ज किया गया है। ऐसे में अवध का क्षेत्र एक लंबे समय से एक इतिहास रहा है कि अवध जिसने जीत लिया, तराई क्षेत्र जिसने जीत लिया, सत्ता पे वो काबिज हो गया। बीजेपी इस 5वें चरण के रण में अपने आप को कहां पाती है? 2017 में एक अच्छी सरकार बनाई थी, अच्छी सीटें हासिल की थी आपने, 47 सीटें हासिल की थी। इस बार सपा कड़ी टक्कर दे रही है आपको। फर्स्ट कमेंट सर। जी जी बिल्कुल। मैं अगर टक्कर की बात करूं तो टक्कर तो पहले भी थी, मगर जनता को पता लग गया था कि हम पिछली सरकार में ठगे महसूस हुए और उसने अपना निर्णय चेंज किया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सरकार में और विश्वास के साथ बैठाया कि हमारे लिए कुछ करेगी और हमारे विकास और हमारे काम के लिए करेगी, गुंडागर्दी दूर करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने उन कार्यों को करके जनता के बीच में गई और पुनः सरकार बनाने के लिए अपना वोट अधिकार के लिए गई कि हमने आपके लिए ये कार्य किया और हमें आपसे वोट मांगने का अधिकार है। मगर उनको देखिए, जो बेशर्मों की तरह 6 महीने पहले ही रोड पे आए और अब वोट मांगना शुरू कर दिया, जब कभी कुछ काम किया नहीं, जिन्होंने अराजकता दी, कभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया। ये चीजें देखिए, हमने तो पिछले 2017 के अगर चुनाव की बात करते हैं तो हमने तो वो सीट जीती जो 4 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी से और उनके किले को धाराशाही किया और जनता ने चुना। मुख्य मुद्दे क्या है? बीजेपी जिन मुद्दों पर बुंदेलखंड में फोकस कर रही है, वो मुख्य मुद्दे आप मुझे कुछ बता पाएं? किन मुद्दों को लेकर विकास की हमेशा बीजेपी की तरफ से बात की जाती है? बुंदेलखंड में कितना विकास हुआ? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैं बुंदेलखंड की बात करूं, अगर 2000 अगर पीछे जाए 17 से पीछे, तो देखेंगे आपकी वहाँ पानी की किसी ने हाहाकार थी, कोई नया व्यवस्था नहीं थी और कितना सूखा पड़ा था वो हमने देखा 14, 15, 16 में देखा हमने। और वो हमारा लक्ष्य था काम करने का कि कभी भी बुंदेलखंड को कभी पानी और किसी चीज की दिक्कत ना हो, और इस चीज को काम किया। सिंचाई मंत्री ने बाकायदा वहाँ पे 36 से 38 इतनी योजनाएं करी, अच्छी तरीके से करी नहरों को लेके कि आज वहाँ पानी का जो विकसित होनी चाहिए थे जा रहा है। कोई कुछ भी कहता रहे, अगर देखना है तो जमीनी स्तर पे जाके देखिए, ठीक है, कि प्रदेश की सरकार ने क्या किया। मैं खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड और जी। देखिए, अगर आप करें आज मिर्जापुर की बात,
मिर्जापुर वो प्रदेश एक उत्तर प्रदेश का एक आखिरी कोना पड़ता है जहाँ विकास पहुंचने के लिए संभवता ही नहीं था, लोग कभी पहुंचे नहीं लेके वहां पे जितनी सरकारें बैठी। उस पे आगे पटल पे सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और आज की तारीख में वहां का कंबल व्यापार हो, चाहे वहां का कालीन व्यापार हो, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हो, आज उसको प्रदेश में लघु उद्योग के माध्यम से उसे आगे लाया गया। मगर इस विषय में आज मिर्जापुर जैसे प्रदेश का आखिरी कोना है, वहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो लोगों को काम मिल सके। देखिए वो मिर्जापुर है जहाँ से बहन मायावती जी ने पत्थर चोरी करवा कर और अपने लिए मूर्तियां और किले बनाए। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की है। मैं अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी कुछ रिएक्शन लेना चाहूंगा। शुभम जी, किस तरीके से आप इस रण को देख रहे हैं? खासकर प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप मंच से लगाते रहे हैं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर, और गुंडा माफिया राज तमाम बातें कही गई हैं। बुंदेलखंड का इतिहास रहा है, अवध का इतिहास रहा है, तराई क्षेत्र का एक इतिहास रहा है। 2012 की बात करें, 2017 की बात करें, 2007 की बात करें जब बसपा की सरकार बनी थी। ऐसे में अवध जिसने जीता, इस क्षेत्र को जिसने जीता, वो कहीं ना कहीं सत्ता के सिंहासन पर बैठ गया। समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन वार को जो उन्होंने मंच से समाजवादी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए, किस तरह से देख रही है? और बुंदेलखंड में क्या कमबैक कर पाएंगे? क्योंकि 2017 में कमबैक नहीं हुआ था। और अवध का क्षेत्र, खासकर कहा जाए अयोध्या, तो एक आध्यात्म की नगरी कही जाती है। समाजवादी पार्टी क्या अध्यात्म और धर्म को साधने में कामयाब हो पाएगी इस रण में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मुझे आपने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया। अब मैं आता हूं अपने भाषा प्रवक्ति प्रदीप जी जो हमारे नेता बीजेपी हैं जी, इनकी बात पे आता हूं। इन्होंने कहा कि बेशर्मों की तरह समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ 6 महीने पहले आ जाते हैं। तो मैं इनकी जो नॉलेज उसको करेक्ट करना चाहूंगा। जब कोरोना से पूरा प्रदेश तड़प रहा था और उल्टे सीधे बयानों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए थे, उस समय भी समाजवादी वॉलंटियर जगह जगह जाकर लोगों की मदद कर रहे थे। अब आपने बात की विकास के मुद्दों की, कहीं बात नहीं करेंगे। ये वो बात नहीं करेंगे कि किसानों की आय दोगुनी करें। इनके घोषणा पत्र के पहले पन्ने पे लिखा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 5 साल में इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात नहीं की। ऊपर से इन्होंने 3 कानून जो है उन पे थोप दिए। जब विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया तो इनका कहना था कि वो जो कानून है किसान हित में है। जब ये बैकफुट पे आए, इस तानाशाही जो रवैया है एक प्राइवेट कंपनी की तरह ये जो मोनोपोली ला के रखे हैं, जब उस पर ये बैकफुट पे आए तो उन्होंने उन कानूनों को वापस लिया। लेकिन इस दरमियान 750 किसानों की जो शहादत हो गई, उसका जवाब कौन देगा? उनके परिवारों के आंसू को कौन पोंछेगा? जहां तक बात रही बुंदेलखंड की, अवध क्षेत्र की, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात करें, पहले, दूसरे, तीसरे से लेके 5वें से लेके 7वें चरण की बात करें, ये बिल्कुल बैकफुट पर है। इनके पास जनता को जवाब देने के लिए कोई मैं फिनिश कर रहा हूँ, इनके पास जनता को जवाब देने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास कोई अपने 5 काम गिनाने के लिए नहीं है। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की योजनाओं के नाम बदल के फीता काटते रहे। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नाम बदल के योजनाओं के फीता काटी और फीताशाही की जा रही है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं आपके पास आऊंगा, दोनों प्रवक्ताओं के पास। हमारे साथ करीम खान भी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, एक दर्शक हैं। लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं सवाल आपका कि इस कार्यक्रम में और अपनी राय रखते हैं। करीम खान साहब, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी जौहरी साहब जी, मैं दोनों नेताओं को बताना चाहता हूँ कि जनता पहले भी ठगी गई थी, आज भी ठगी जाएगी और आगे भी ठगी जाएगी। क्योंकि आप जो नेता हैं ये चेहरे पे एक मुखौटा लगा के बहुरूपीय का रूप रखे हुए रहते हैं। आप चेहरे से इस मुखौटे को हटाइए। आपको रामपुर खास से सीखना चाहिए। रामपुर खास से प्रमोद तिवारी चुनाव लड़ते हैं। मैं कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ 42 साल से वो विधायक है। वहाँ विकास देखो, उनकी शालीनता देखो। आप गोल मोल जवाब दे के अभी निकल जाएंगे। आज वहाँ आराधना मिश्रा, आज फिर आपको दावा कर रहा हूँ कि इस वक्त भी आराधना मिश्रा ही जीत रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान साहब अपना राय और अपना सवाल रखने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शुभम जी, एक सवाल है यहाँ पर। राजा भैया के लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन रहा है। अगर तमाम इतिहास या बैकलॉग्स में अगर हम देखें तो, एक नज़र डालें तो तमाम जितने भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं अब तक, उसमें कहीं ना कहीं राजा भैया का सपा को सपोर्ट रहा।
इस बार राजा भैया के खिलाफ आपने कुंडा में गुलशन यादव को उतार दिया समाजवादी पार्टी ने। इतिहास में 15 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सपा ने राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के खिलाफ किसी कैंडिडेट को उतारा हो। अपनों से ही चुनौती क्या देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि अभी हमला भी किया गया है उनके ऊपर? जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं राजा भैया नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। रघुराज प्रताप सिंह को जानता हूँ, जो कि कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रहे हैं पिछले 15 सालों से। समाजवादी पार्टी का उनको समर्थन भी रहा है। यदि आपका साथ किसी को लोकतंत्र में तानाशाह के रूप में प्रेजेंट करने लगे तो उस तानाशाही को लोकतंत्र में खत्म होना चाहिए। और ये नई हवा है, नई सपा, किसी को कोई वॉकओवर नहीं है, किसी की कोई तानाशाही नहीं चलने वाली। लोकतंत्र है, सभी को चुनाव का अधिकार है और समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया है और ईश्वर चाहेगा तो वो वहां से भेजा है। और ये जो इतिहास बना है ना, उसको तोड़ने का, मिथक तोड़ने का काम करेंगे कि वहां से कोई और नहीं सकता। ठीक है शुभम जी, एक सवाल मेरा आपसे, कुंडा का गुलशन करेंगे जी ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे इसी बात पर कि गुलशन यादव जी को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया कुंडा सीट का। कुंडा सीट पर ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुंडा सीट पर गुलशन यादव जी को बनाया। प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर। योगी आदित्यनाथ भी परिवारवाद का आरोप लगा चुके हैं। परिवारवाद को साबित किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि राजा भैया को हटा दिया गया और जातिवाद और परिवारवाद को साध कर चल रही है पार्टी। देखिए, जहाँ तक आपकी विधानसभा को लेके बात है या परिवारवाद को लेके बात है, मैं आपको सबसे पहले परिवारवाद के आरोप का जो जवाब बार लोग लगाते रहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते रहते हैं, मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। प्रतिशाली विनम्रता के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, परिवारवाद की परिभाषा क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट उठाइए। ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास प्रदीप जी। मैं आपके पास आएंगे, मैं अपना जवाब देता हूँ। नोएडा से पंकज सिंह जी विधायक हैं, क्या ये राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं है? एटा के सांसद जो राजवीर सिंह भैया है वो कल्याण सिंह जी के पुत्र नहीं है? ऐसे ही तमाम आपको फेहरिस्त में मिल जाएंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी परिवार नजर आता है। 403 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 प्रत्याशी जो है समाजवादी सफाई परिवार से हैं। एक प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। जहाँ तक जाति समीकरण की बात है, मैं फिनिश कर रहा हूँ, जहाँ जाति समीकरण की बात है, सबको साथ लाने का और सबके साथ का विश्वास का जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है और जो जातिगत जनगणना की बात की, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी ही उसकी भागीदारी। राम मंदिर के मुद्दे का शुभम जी आपने बात की, राम मंदिर के मुद्दे का, विकास के मुद्दे का बीजेपी तमाम तौर पर दावा कर रही है। और अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो भी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव गए, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं के मुद्दे का या समर्थन का वो साफ तौर पर स्पष्ट बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज से थोड़े से बचते नजर आए। ऐसे में मैं तो पूछना चाहूंगा कि कहीं पे आपने 5 वर्ष में काशी विश्वनाथ कितनी बार आप हाथ जोड़ने गए? समाजवादी पार्टी तरफ में आएगी, आप जो है अयोध्या जी कितनी बार हाथ जोड़ने गए? उसको और तीव्र किया जाएगा, ना कि इनकी तरह अयोध्या में जो जमीन घोटाला श्री राम मंदिर जी के नाम पे हुआ है उसका पर्दाफाश। मैं आपको बताता हूँ शुभम जी, प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले शुभम जी को ही मैं कंटिन्यू कर लूंगा। हनुमानगढ़ी गए अखिलेश यादव, रामलला के दर्शन करने नहीं गए। वो नहीं चाहते ऐसा संदेश जाए कि वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हिंदुत्व के। इस पर आपका जवाब चाहूंगा, क्यों नहीं गए? मेरा स्पष्ट जवाब ये, समाजवादी कभी भी किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं रही है। वो लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय संविधान में विश्वास रखती है। जहाँ तक श्री रामलला जी के दर्शन की बात है, वहाँ भी अवश्य पहुंचेंगे। और हनुमानगढ़ी गए, क्या हनुमान जी हिंदू नहीं थे? इनकी परिभाषा से वो दलित थे। हम किसी भी ईश्वर का जो ईश्वर जो है ना, वो धर्म जो है ना, वो आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। आप लोकतंत्र में मंदिर में बैठ के धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। निर्लज हो चुके हैं इनके नेता। ठीक है प्रदीप जी अपना क्विक रिएक्शन। ठीक है शुभम जी, प्रदीप जी रिएक्शन। मैं इससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकता था इनके जवाबों की। अभी जब रामलला जी की बात करी तो क्या जवाब आया, घुमा के क्या दिया। मैं बताता हूँ ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं, जब जुम्मे की नमाज होती है तो पुलिस वाला एक अटेंड कर दिया जाता है मंदिर के अंदर घंटी पकड़ के कि 5 शब्द आपको मैं दे रहा हूँ। पाकिस्तान जिन्ना, सुनिए आपको 5 शब्द दे रहा हूँ। आप सुनिए, मैं सुन लिया, मुझे ज्ञान मत दीजिए। तो आप ये बात क्या घुमा के जवाब दिया? स्पष्ट जवाब दिया है। सुनिए, सुनिए आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं बता रहा हूँ, आपने परिवारवाद की बात करी, बता रहा हूँ परिवारवाद बताओ। परिवारवाद की बात मैं बताता हूँ आपको। अभी जो ये धर्म की बात कर रहे थे ना, मैं तो अच्छा मानता था कि रामलला जी के दर्शन करके आते। क्यों नहीं करके आए? क्योंकि केवल मुस्लिम
जिनको इन्होंने कभी पढ़ने नहीं दिया, कभी शिक्षित होने हनुमान नहीं जी को दिया। आप हिंदू नहीं मानते तो ना? अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए। शुभम जी एक सेकंड, उनको अपनी मुझे बात तो पूरी आप पे भी करने डाउट है दीजिए, सर। फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको मैंने देखिए, पूरा मैं समय आपको दिया, हाँ। प्रदीप जी देखिए, को भी जौहरी अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, जौहरी जी क्या है कि मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने केवल वोटिंग के लिए यूज किया, कभी शिक्षित होने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने मुस्लिम समुदाय या जो पिछड़ा वर्ग समुदाय या हिंदू समुदाय, सबको प्रथम काम है शिक्षित करना। उसको लेके ही हम लोगों ने अभियान को शुरू करा और उसको आप तक पहुंचाया कि आज पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को शिक्षित किया जाए, जिससे उसे ज्ञान हो कि आपका अच्छा और कौन बुरा कर रहा है। ठीक है। अब जैसे मैं खत्म कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं अब थोड़ा बताता हूँ इन्हें परिवारवाद की बताता हूँ मैं। देखिए परिवारवाद कैसा होता है। परिवारवाद ऐसा होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, आदरणीय मुलायम सिंह जी। राष्ट्रीय महामंत्री कौन, उनके दोनों भाई। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आते ही सीधे अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष। देखिए परिवारवाद बताता हूँ उनका। जब लोकसभा चुनाव होते तो चाहे उनके चाचा के लड़के हो, ताऊ के लड़के हो, बुआ के लड़के हो, मौसी के लड़के हो, फूफी के लड़के हो, सब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, सांसद का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, भतीजे भी। ये इनका परिवारवाद। ये भैया आप पंकज सिंह जी की बात कर रहे थे, तो शायद आपको बता दूं मैं प्रदेश के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि आदरणीय पंकज सिंह जी हो चाहे कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी में पहले वार्ड स्तर से काम करता है और उसके बाद वो किसी पद पे आता है। तो आप लोग आसान बहुत है कहना। अगर परिवारवाद को मैं संज्ञान दे रहा हूँ मैं, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे नहीं बन गए धर्मेंद्र यादव। प्रदीप जी लेकिन बीजेपी पर तो अखिलेश यादव साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं ना कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। अभी रैली की है प्रयागराज में तो उन्होंने आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं। अगर लोकतंत्र के लिए खतरा, ये अगर हम भारतीय जनता पार्टी के होते तो हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में क्यों आते हैं पहले से, और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद हम भारी बहुमत से लोकसभा में कैसे आते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो ये कभी जवाब नहीं दे। अगर लोकतंत्र की बात है, अगर लोकतंत्र खतरे में अगर जनता को दिखाई दे तभी तो उन्होंने लोकसभा में नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। इनके सारे धुरंधर हार गए जो गढ़ मानते थे अपने आप में, एटा, मैनपुरी और बदायूं को जो गढ़ मानते थे समाजवादी पार्टी का, और वो धाराशायी हो गए। इसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। आज क्यों नहीं, आज मैं खत्म कर रहा हूँ मैं, आज ऐसा क्यों है कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही उत्तर प्रदेश के अंदर इतने भूमाफिया खत्म करने पड़े। आज 2000 करोड़ से ऊपर की जमीन जो छुड़ाई गई है, करीब 2600 एकड़ जमीन। थोड़ा सा पता तो दें कभी तो जो कैसे अवैध कॉलेज बनवाए थे आजम खान मुख्यमंत्री ने इनके, थोड़ा सा क्लियर तो करिए ये आपने करा। चलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। चलिए आप तो योजना बता दीजिए, आप प्रदेश में आएंगे तो क्या योजना लेके आएंगे आप? इतना अगर उत्सुक हो रहे हैं, आदरणीय अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीट लाएंगे, तो आपने क्या योजना बनाई है? बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में प्रदीप जी कोई खास अंतर नहीं है। मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है कोई खास अंतर नजर नहीं आता। पहले बीजेपी का आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी का आया और कांग्रेस प्रियंका गांधी का बिल्कुल बाद में आया। जौहरी जी आज पूर्वांचल की आप रोहिलखंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पहले हफ्ता महीना उगाया जाता था, वहाँ पहले अपहरण हुआ करते थे और रेत माफिया और पत्थर माफिया काम करते थे वहाँ पे। कब की बात कर रहे हैं आप? ये 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। रेलवे पटरी से जो है पत्थर तक गायब हो जाते थे। ठीक है, रिएक्शन लेता हूं मैं। पूर्वांचल शुभम जी और रोहिलखंड विकसित नहीं हो पाया। ठीक है शुभम जी। देखिए ये बात कर रहे हैं आप प्रदेश में आएंगे तो क्या योजना लेके आएंगे। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त पार्टी सरकार आने पर सभी को मिलेगी। किसानों को मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। 22 लाख रोजगार आईटी सेक्टर के प्रथम वर्ष में 2022 में किस तरीके से क्रिएट किए जाए उसकी स्थापना की जाएगी, उस पे काम किया जाएगा। 10 लाख रोजगार जो नौजवान भटक रहे हैं ना बेरोजगार, जो अभी इलाहाबाद में पिटवाया था इन्होंने, पिछली 26 जनवरी को ये बोल रहे थे किसान आतंकवादी है और इस बार 26 जनवरी को बोल रहे थे कि छात्र आतंकवादी है। इनको बेरोजगार छात्र नहीं दिखते, इनको भटकते हुए बीए टीईटी वाले लोग नहीं दिखते, इनको परेशान और सुसाइड करते हुए किसान नहीं दिखते। ये हमारी कार्य योजना की बात कर रहे थे। आप इनसे पूछिए कि 2017 में जब इनका मैनिफेस्टो आया था तो मैनिफेस्टो के प्रथम पेज पे क्या लिखा हुआ था। मैं फिर से इनको वही किसान के मुद्दे पे घेरूंगा कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो। समाजवादी पार्टी सरकार आने पे एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। 2025 तक सभी किसानों को कर्जा मुक्त बनाया जाएगा। ठीक है प्रदीप जी किसानों के मुद्दे पर शुभम जी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, खासकर अगर अवध और बुंदेलखंड की अगर बात की जाए, तराई क्षेत्र की बात की जाए तो इसका समीकरण शुभम जी बिल्कुल अलग है।
इसका चलिए, मैं समीकरण बताता यह हूँ। है कि ये सुनिए। पिछड़ा क्षेत्र है, इसको विकास के शुभम आधार जी, पर ही इसको तैयार किया जाता है। एक्चुअल और अब में तक का ये- इतिहास की अगर बात कर ली जाए, चाहे 2007 की बात कर ली जाए, 2002 की बात कर ली जाए, 12 की बात कर ली जाए या फिर 17 की बात कर ली जाए, अवध की 81 सीटें जिसने जीती, मैं पश्चिम की भी बात करूंगा लेकिन खासकर अवध की बात कर रहा हूं, जी बिल्कुल, अवध की उसमें बात 81 सीटें जिसने जीती 7वें चरण में बाद चुनाव होना है। उसकी सरकार बनी। और इस बार अयोध्या जो कि एक धार्मिक स्थली है, राम मंदिर बनवा दिया है, विकास हुआ है, विकास को लेकर एजेंडे को लेकर रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं प्रदेश में जनता के सामने। अब मोदी लहर, चलिए 2017 में था कि मोदी लहर के सहारे बीजेपी सत्ता में आ गई थी, लेकिन इस बार तो विकास के एजेंडे, खासकर माफियावाद, परिवारवाद, कई तरीके की राजनीति के आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी पर। उससे देखिए, समाजवादी पार्टी किस तरीके से बचेगी? जी जी जी, मैं बता रहा हूँ। माफिया इनकी नजरों में क्या है, एक धर्म विशेष से या जाति विशेष से होता है। धनंजय सिंह एक माफिया है, घूम रहे हैं। आप पूछिए उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इवन जो डीएमएसपी उनके सामने सैल्यूट कर रहा है, उनके लिए पिच तैयार कर रहा है, वो मैच खेल रहे हैं। कौन सा इनका माफिया राज इन्होंने खत्म कर दिया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ निर्देश लोगों को जो सलाखों के पीछे भेजा है और बेकसूर लोगों की जान को उन्होंने बाजी लगाई है। रासुका पहले ये लगा देते हैं, संपत्ति जब्त कर लेते हैं, उसके बाद जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तब इनको संपत्ति वापस लेनी पड़ती है, उनकी वापस संपत्ति लौटानी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टम सरकारी है। इन्होंने ना अवध को लेकर कोई काम किया है, ना लखनऊ को लेकर कोई काम किया है, ना अवध क्षेत्र को लेकर काम किया है। समाजवादी पार्टी सरकार आने पे जिस जिले की जो बुनियादी समस्या है उनको प्रथम दृष्टा उनको ठीक करने का काम किया जाएगा। बुंदेलखंड की बुनियादी समस्याएं, मैं शुभम जी आपसे जानना चाहूंगा, अवध बुंदेलखंड की कुछ बुनियादी समस्याएं आप बता पाएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, कि आखिरकार वहां पर मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी हैं और पार्टी किन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में है, क्योंकि 5वें चरण के मतदान हो चुके हैं। जी देखिए, जहां तक अवध और रोहिलखंड बुंदेलखंड की आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेजर समस्या जो मैं समझता हूँ वहाँ पे पीने के पानी की है, सिंचाई के जल की है, ठीक है, बिजली की है। ये मूलभूत समस्या मैं आपको बता रहा हूँ। समस्या हर जिले की अलग अलग है। मैं मूलभूत समस्या आपको पूरे क्षेत्र की बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी सरकार आने पे प्रथम दृष्टा हर जिले की हर विधानसभा वाइज हमारी लिस्ट तैयार है और हर विधानसभा में जो समस्या है उसको सॉल्व आउट करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। ठीक है, मोदी जी ने कहा परिवार भक्ति नहीं होगी, मोदी जी ने कहा शुभम जी परिवार भक्ति नहीं होगी, राष्ट्र भक्ति और परिवार भक्ति में फर्क होता है, तो क्या परिवार भक्ति इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी फिर से, जो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री? परिवार भक्ति और ये जो फालतू के शब्द दिए जा रहे हैं, ये बुनियादी मुद्दों से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, प्रदीप जी से रिएक्शन लेता हूं। प्रदीप जी, क्या बुनियादी मुद्दों से हटाने के काम बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? बाबा बुलडोजर कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की तरफ से बाबा बुलडोजर की हवा निकाल देगी जनता। अखिलेश यादव ने मंच से कहा है, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भटकाने की राजनीति बाबा बुलडोजर कर रहे हैं और नौजवान बेरोजगार हैं, ये तमाम आरोप लगाए हैं। अब देखिए, जिन लोगों पे बोलने का नहीं होता वो ऐसी बातें ही बोलते हैं। अभी जो अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा ना परिवारवाद पे, तो परिवारवाद चला तब बोला। अब मैं इनको थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। मैं आप उसके ज्ञान की बात करना कीजिए। 5 साल में सरकार ने क्या काम किया वो बताइए। आज मैं बता रहा हूँ। व्यक्तिगत मत लीजिए, सरकार की रिपोर्ट मुझे पेश कीजिए। मुझे पता है खाली गाल बजाने से कुछ नहीं शुभम जी, खाली गाल बजाने से कुछ नहीं होता। मैं बता, देखिए ऐसा है, मैं आपको 10 मार्च को इसी चैनल पे मिल लेना मुझसे। आप खाली गाल बजाना, ये असंसदीय शब्द जो है उनका इस्तेमाल आप अपनी रैलियों में करें। शुभम जी सुनिए, पेश आ रहा हूँ वैसे पेश आए। ठीक है प्रदीप जी, शुभम जी एक सेकंड सुन लेते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आप भी जो बात कहना चाहते हैं उसे अपने पार्टी के पक्ष में रखें। मैं बताता हूँ। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, कहने की बात ये है, अभी मैंने बताया था ना परिवारवाद, अभी ज्ञान इनको पहुंचा नहीं। अभी इन्होंने कोरोना की थोड़ा कोविड को लेकर बात करी थी। ये बता दो, ये वो लोग थे 3 में 13 में कहीं गिनती में नहीं थे और ना ये जनता के बीच में आए सेवा में लिए। आज एक कोरोना की बात करते हैं, ये किसानों की बात करते हैं। इन्होंने किसानों के लिए क्या होता तो आज किसानों की बात ना करते होते। आपको बता देता हूँ ज्ञान के लिए, आज हमारे प्रदेश हो चाहे देश हो 21% ज्यादा फसल उगी है। हर जिले के अंदर लैब लगी हुई है आज मट्टी टेस्ट करने के लिए। बता दूं, हर जिले के अंदर किसान प्रोत्साहन क्लासें चलती हैं। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्म सिंह है हिसार से। धर्म सिंह जी स्वागत है, अपना सवाल करिए, क्या कुछ आपकी राय है? राय जी, एक तो सबसे बड़ा तो छुट्टा सांड की राय है। इन छुट्टे सांडों ने परेशान बना दिया देश को, हाँ दुनिया मार दिया। और दूसरा, आज मेरी सबसे बड़ी राय है, जैसे कुंडा में हुआ है ये रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इसका बुलडोजर इस पर कहा गया सरकार का जी, ऐसी गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी मेन तो ही ये राय है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्म सिंह जी। अपनी पैसे का खेल नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो राय है, आपके विचार है, बिल्कुल
आपने अपने तरीके से सही रखे हैं। लगातार यही बात की जा रही है कि आखिरकार जो राजनीति का स्तर है वो इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि असल मुद्दों से भटका जाए। प्रदीप जी, हाँ, शुभम कह रहे हैं कि असल मुद्दों से भटका रहे हैं बीजेपी, नहीं, मैं ये असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अभी लास्ट बात रिएक्शन की चाहिए मुझे आपका। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे बात कर रहे थे, अभी बता रहा हूँ मैं, धनंजय सिंह जी की बात कर रहे थे, तो बता दूं कि वो कोर्ट ने उन्हें जमानत दे रखी है। थोड़ा सा पढ़ लेते तो पता लग जाता है जमानत में या बात कैसे बाहर है। पहली चीज, अभी जो रोहलखंड पूर्वांचल के अंदर 36,000 किलोमीटर की सिंचाई की जो छोटी और बड़ी नहरें हैं उनको साफ और नए तरीके से बनाने का काम किया है। तभी आज इन 5 सालों में जो आपदा, अगर पानी की अगर सूखे की शिकायत नहीं आई। समाजवादी पार्टी तो प्रदीप जी आरोप लगाती है ना, हमारे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, हमारे उद्घाटन पे उद्घाटन करे जा रहे हैं, हमारी सरकार ने की है, वो जाके फीता काटे हैं वहाँ पे जाके। हाँ नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभम जी, मैं तो समर्थन करूंगा इस चीज के बात का कि जो रिबन काटे ना इन्होंने चुनाव से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, 22 दिन पहले, और जिनका ना तो क्या ना मापदंड बना ना उनकी फाइल बनी, जिनके दावे करते हैं, ये मुझे भी हंसी आती है कि हर प्रवक्ता इनका नेता बैठ के यही प्रदीप जी आरोप तो बीजेपी पर लगा रहे हैं ना कि बीजेपी जाकर कराई, हमने विकास कराया। अरे साहब, आपने चुनाव से 20 दिन पहले। ठीक है, लास्ट रिएक्शन बहुत शॉर्ट में लूंगा। शुभम जी कुछ कहना चाहते हैं, समय बेहद कम है, कुछ लास्ट रिएक्शन आप देना चाहते हैं? ये कह रहे थे फाइल नहीं बनी, इनसे जरा पूछ लीजिए। मैं एक सिविल इंजीनियर होने का आपको बताना चाहता हूँ, अलाइनमेंट बिना फाइल के बन जाता है, लैंड प्रोसिक्यूशन बिना फाइल के हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रदेश की जनता इनको सिरे से खारिज कर। शुभम जी 403 बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय बहुत कम है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल आपको मैं आज हम बात कर रहे थे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का रण किसका होगा। मतदान हो चुके हैं, ईवीएम में 692 उम्मीदवारों की किस्मत, प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। हालांकि 10 मार्च को तस्वीरें साफ हो पाएंगी, लेकिन क्या सियासी बयानबाजी के बीच असल मुद्दों से तो नहीं भटक रहे हैं राजनेता? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका इतना ही। नमस्कार।